गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 11th क्लास का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2। कल था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, आज है कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आज हम पढ़ते हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं इस स्लाइड में आपको माइंड बना हुआ है और यहाँ पर बल्ब जल रहा है। तो सीधी सी बात है, अपने को कंज्यूमर बिहेवियर देखना है और आदमी बिहेव कैसा करता है जैसा उसका दिमाग चलता है। तो कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर का मतलब होता है कि वो पर्सन जो किसी कमोडिटी का कंज्यूम करता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप उस बुक का यूज कर रहे हैं तो आप उस बुक के कंज्यूमर हैं। आप कुछ खा रहे हैं, आप उसके कंज्यूमर हैं। जो भी आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप जो भी चीज का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन। और जो व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है, उपयोग में लेता है, उसको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। बिहेवियर का मतलब ये है कि जब किसी भी कमोडिटी के लिए एक पर्सन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो कहलाता है उसका बिहेवियर। मतलब उसका फेवर में है, अगेंस्ट में है, उसको पसंद है, नापसंद है, ज्यादा खरीदता है, कम खरीदता है, जो भी चीज है वो उसका बिहेवियर है। तो आइए हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में कंज्यूमर बिहेवियर। सिनॉप्सिस क्या देखना है हमको? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर बजट, बजट सेट, बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, चेंज इन बजट लाइन, चेंज इन इनकम प्राइस, प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इस तरीके से हमें इतने कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी समझते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को समझने के लिए देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब है। तो कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। कंज्यूमर का मतलब उस पर्सन से है जो व्यक्ति किसी भी कमोडिटी को खरीदता है, इसलिए खरीदता है ताकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। सीधा सा मतलब ये है शुद्ध हिंदी भाषा में कि यदि किसी भी कमोडिटी को जो व्यक्ति कंज्यूम करता है, यूज करता है, वो क्या कहलाती है? वो पर्सन क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है। यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी, एक वस्तु आपकी इच्छा को कितनी हद तक, किस लेवल तक सेटिस्फाई करती है, वो सेटिस्फैक्शन पावर ही क्या कहलाता है? यूटिलिटी, यानी उपयोगिता, यानी यूज। किसी भी कमोडिटी का यूज आपके लिए कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कंज्यूम करने के बाद उससे कितना सेटिस्फाई होते हैं। जैसे आप एक मूवी देखने गए और उस मूवी देखने के बाद बोले बाबा यार मजा आ गया यार, क्या फिल्म थी, पूरे पैसे वसूल हो गए, मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है। तो ये है उस जो आपने पैसा खर्च किया उसकी यूटिलिटी। या फिर आपको बहुत जोर की भूख लगी थी, आप गए, आपने दमादम कचौरी दी, पोहे, जलेबी सब खा लिए, क्योंकि 4-5 महीने का लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुला है, तो बिल्कुल तड़ातड़ ताबड़तोड़ आपने प्रदर्शन दिया और 8-10 कचौरी खा गए और बोले मजा आ गया यार, हर कचौरी में मजा आया। ये क्या है? जो सेटिस्फेक्शन मिला आपको, मजा आया, वही सेटिस्फेक्शन और वही क्या है? उस कमोडिटी की यूटिलिटी कहलाती है। अब कंजम्पशन बंडल, कंजम्पशन बंडल क्या है ये समझें। एन इंडिविजुअल कंजम्पशन बंडल इज द कलेक्शन ऑफ, अच्छा हम जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकती है इंडिविजुअल और दूसरी हो सकती है मार्केट। ठीक है, तो कंजम्पशन बंडल का क्या कहना है कि इंडिविजुअल कंजम्पशन बंडल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय दैट इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, ये पर्सन है और इन्होंने बहुत सारी चीज ले रखी है। मोर क्वांटिटी लेस क्वांटिटी, थोड़ा सा ले लिया या ज्यादा ले लिया, डिपेंड करता है। हायर प्राइस है तो आप कम खरीदते हैं, लोअर प्राइस है तो आप ज्यादा खरीदते हैं। तो आपके पास जो भी कलेक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूम करने के लिए इंडिविजुअल पर्सन का, वो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन बंडल। कंजम्पशन बंडल, आप जितना कमोडिटी को
खरीदेंगे, जितना आप कलेक्ट कर लेंगे, वो क्या कहलाएगा, कंजम्पशन बंडल। उसके बाद हम किस में आते हैं, बजट, कंज्यूमर बजट में। तो ए बजट कंस्टेंट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए कंज्यूमर में परचेस गिवन करंट प्राइस विद इन हिज आर हर गिवन इनकम। एक व्यक्ति जो उसके पास इनकम लेवल है, उस इनकम लेवल पर कितना गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है, वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा चीजें भी खरीद सकता है। अब कंज्यूमर बजट स्टेट्स द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज सर्टेन क्वांटिटेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड्स एट अ गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस में आपकी गिवन इनकम जो है, उसमें आप दो कमोडिटी का क्या बंडल खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, क्वांटिटी, वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर बजट। यानी कि आपकी जो इनकम है, उस इनकम से कंज्यूम करने के लिए आप कितना खरीद सकते हैं, वो कहलाता है कंज्यूमर बजट। इट मीन्स ए कंज्यूमर कैन परचेज ओनली दोज कॉम्बिनेशंस या फिर बंडल ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस देन आर इक्वल टू हिज इनकम। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर बजट वो बजट होगा जिसमें वो अपनी गिवन इनकम में जितनी भी क्वांटिटी खरीद सकेगा, लेकिन वो या तो अपनी इनकम लेवल से कम खरीदेगा या अपनी इनकम लेवल से ज्यादा खरीदेगा। ज्यादा खरीद सकता है क्या, नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो खरीदेगा क्या। या तो इक्वली मान लो किसी की इनकम 5,000 रुपए है, तो 5,000 के हिसाब से या तो 5,000 का सामान खरीद सकता है, या फिर वो 5,000 से कम का सामान खरीदता है, इससे ज्यादा का सामान वो खरीद नहीं सकता। वो क्या कहलाएगा, अब इस 5,000 में जितनी भी चीजें वो खरीद लेगा, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, वो क्या कहलाएंगे, बजट, कंज्यूमर बजट। बजट सेट क्या है, ए बजट सेट और अपॉर्चुनिटी सेट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल कंजम्पशन बंडल्स दैट समवन कैन अफोर्ड गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द पर्सन्स इनकम लेवल। उसके इनकम लेवल और गिवन प्राइस को देखते हुए इस ग्राफ में जितनी भी कॉम्बिनेशन सेट हो जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, बजट सेट। यानी आप एक बजट बनाओ कि मेरे पास 5,000 की इनकम है, अब मैं दो कमोडिटी खरीद रहा हूँ, काजू और बादाम, दोनों के रेट ज्यादा होते हैं भाई, तो ज्यादा रेट का आइटम है। अब इसको आप उस इनकम में कितना कितना खरीद सकते हो, जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल मैनर है, वो आप उसमें इस ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, बजट। वो क्या कहलाएगा, बजट सेट। बजट सेट क्या है कि जो भी पॉसिबल बंडल्स आप खरीद सकते हो आपके गिवन लेवल ऑफ इनकम और गिवन प्राइस में, वो क्या कहलाएगा, बजट। तो चलिए देखते हैं बच्चों, बजट सेट। एक गिवन प्राइस और गिवन इनकम में आप जो भी पॉसिबल चीजें खरीद सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, बजट सेट कहलाएगा। बजट कंस्ट्रेंट समझते हैं। तो बजट कंस्ट्रेंट समझते हैं। बजट कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, बजट कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए कंज्यूमर मे परचेस गिवन करंट प्राइस विद इन हिज और हर इनकम। द क्वालिटी shown below is a budget constant। मतलब गिवन प्राइस में और गिवन इनकम में जो भी बंदा खरीद सकता है, वो बजट कंस्टेंट है। जैसे प्राइस एक की और प्राइस दो गुड्स की, एक और दो है, यूनिट 1 की, यूनिट 2 की, एक और दो ले ली, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर M है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा ये बजट कंस्टेंट में आएगा। P1 X1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस P2 X2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और वो इक्वल टू लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए मनी के, यानी परचेजिंग पावर जो आपके पास है उसके इक्वल होना चाहिए। बजट कंस्टेंट के बाद बजट लाइन। बजट लाइन क्या है कि आपने ये जो ऊपर पढ़ा, बजट सेट, बजट कंस्टेंट, इनको यदि आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, बजट
लाइन कहलाता है। बजट लाइन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given income and price such that the cost of each of the combination is equal to money income of the consumer। जो भी आपका कॉम्बिनेशन होगा दो या दो से ज्यादा गुड्स का, वो क्या कहलाएगा, उसको आप ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एप्पल्स हैं और यहाँ पर बनानाज हैं। अब आपने इसको प्रेजेंट कर दिया कि एक एप्पल, दो बनाना, दो चार बनाना, दो एप्पल, ये कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए। 0 एप्पल 10 बनाना, 0 बनाना 5 एप्पल। तो और ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी इन पॉइंट्स पर, ये आपकी क्या हो जाएगी, जैसे ये यहाँ से आया, ये इस तरीके से आपने ये लाइन बना दी। ये जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं ये क्या हो जाएंगे, बजट कांस्टेंट हो जाएंगे। और ये 0 है, ये 0 और ये इनका कंपेयर करना है। अब इस लाइन में जो भी चीजें आ गई हैं ये क्या कहलाएंगी, बजट लाइन। अब इस बजट लाइन के यदि कोई आइटम बाहर चले गया, जैसे सी पॉइंट बाहर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी इस कॉम्बिनेशन को आप अचीव नहीं कर सकते। सी नाम का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बजट लाइन के बाहर जा चुका है। पर यदि कोई ऐसा आइटम है जो आपके इस बजट लाइन के अंदर आ रहा है, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट के इस पूरे ग्राफ के अंदर ये डी जो आ रहा है ये है अटेनेबल। अटेनेबल मतलब इसको आप अचीव कर सकते हो, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, इनकम इज अंडर स्पेंट, यानी आप जो पैसा खर्च कर सकते थे आपने उससे कम खर्च किया है, ये अंडर स्पेंड है। और ये है ओवर स्पेंट, यहाँ पर आप उधारी लेकर के खर्च करना पड़ेगा पर आपके पास पैसे नहीं है, आप खरीदेंगे ही नहीं। ये वाला जो पॉइंट है ये है अटेनेबल तो है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो पैसा है उसको आपने कम खर्च किया है। लेकिन आप यदि इस लाइन की बात करें, इस लाइन के कॉम्बिनेशन वाले चीजें खरीदते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बजट लाइन। आपने फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया अपने रिसोर्सेस का, अपनी मनी का पूरा यूज करके आपने पैसे अर्न मतलब चीजें खरीद ली हैं, तो वो बजट लाइन में कवर हो जाएगा। चलिए अगला है बजट लाइन इक्वेशन। तो बजट लाइन इक्वेशन क्या होती है, बजट लाइन क्या है कि गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द टू गुड्स, every combination lying on the budget line will cost the same amount of money and can therefore be purchased with the same income। मतलब क्या कह रहा है कि given the money income of consumer and prices of two goods, every combination in the budget line will cost the same amount of money। आपके पास यदि 5,000 हैं तो जितने भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे दो गुड्स का, उसमें आप पूरा 5,000 यूटिलाइज कर लेंगे हर 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 कॉम्बिनेशन में। जैसे मान लीजिए आपने 2 किलो बादाम ले लिया, 3 किलो काजू ले लिया, तो दोनों का प्राइस मिला करके कितना हो जाना चाहिए, 5,000। फिर 3 किलो ले लिया, 1 किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया, 4 किलो ले लिया। इस तरीके से जो भी आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे दो दो गुड्स का, वो क्या हो जाएगा, बजट लाइन इक्वेशन में आना चाहिए, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। प्राइस और क्वांटिटी दोनों का जब मल्टीप्लाई करके आप टोटल करें, प्राइस और ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर ले एक कमोडिटी का और सेम कर लें आप दूसरी कमोडिटी के साथ, और इनका जो टोटल है वो किससे मैच होना चाहिए, एम से, यानी मनी से। तो y इज इक्वल टू क्या गया, मनी पी वाई से डिवाइड हो गई माइनस पी एक्स पी वाई। ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, बजट लाइन इक्वेशन। द बजट लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट कैन बी परचेज्ड if whole of
the given income is spent on them and its slope is equal to the negative of the price ratio। मतलब इसका जो रेशो बनेगा वो आपकी जो इनकम है वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाना चाहिए, पूरा पैसा आपको खर्च कर देना चाहिए। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, यही एक इक्वेशन आती है, इनको वही P1 और एक है ये चेंज के साथ है कि यदि कुछ चेंज हुआ तो सब्ट्रैक्ट पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा प्राइस ऑफ वन इंटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी और प्लस प्राइस ऑफ सेकेंड कमोडिटी इंटू चेंज इन सेकेंड कमोडिटी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। रीअरेंजिंग टर्म्स वी गेट द स्लोप ऑफ बजट लाइन, आप वापस यहाँ से आ जाएंगे इस तरीके से। चेंज इन बजट लाइन का क्या मतलब है, a budget line or a budget line shifts due to change in income, increase in income, decrease in income। a budget set or a budget line shift due to, एक बजट लाइन या बजट सेट चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, चेंज की वजह क्या है, चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम या फिर डिक्रीज इन इनकम। आपकी इनकम बदल जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप कंजम्पशन बढ़ा लेंगे, आपकी इनकम कम होगी तो आप कंजम्पशन कम कर लेंगे। बजट लाइन रोटेट्स ड्यू टू, रोटेट क्यों होती है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस यदि इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस हिसाब से आपका बजट लाइन या बजट सेट में चेंज आ जाता है। चेंज इन इनकम यदि हुई, देखिए यदि आपकी इनकम मान लीजिए बढ़ गई या कम हो गई तो आप क्या करेंगे, आपकी इनकम यदि बढ़ेगी तो आप अपना कंजम्पशन बढ़ा लेंगे और यदि आपकी इनकम कम होगी तो आप अपना कंजम्पशन कम कर लेंगे। ऐसे ही दोनों क्वांटिटी में होगा, एक क्वांटिटी बढ़ा लेंगे दूसरी क्वांटिटी कम कर लेंगे जिसका प्राइस ज्यादा या कम होगा। चेंज इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स ऑफ गुड्स resulting from change in the consumer's income, a decrease in income causes a parallel inward shift to of the budget line। मतलब ये जो चेंज होगा ये पैरेलल होगा, ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में टकराएंगी नहीं, ये इनका कहना है। An increase in income causes parallel outward shift of the budget as in panel, पैरेलल ही ये हमेशा चलेगी। प्राइस चेंज होगा तो रोटेशन होगा, शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट का मतलब है कि कर्व उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला गया, और रोटेट का मतलब एक एक्सिस पे तो सेम पॉइंट पर है पर दूसरे एक्सिस में वो घूम गया है, रोटेट हो गया है। तो यहाँ पर अब जब ये आएगा तो चेंज इन सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वन एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वन मेक्स द बजट लाइन स्टीपर एज इन पैरेलल। ये यहाँ से चेंज होकर यहाँ आ गया और यहाँ गया, ऐसे ही यहाँ पर प्राइस कम होने से ये भी थोड़ा सा चेंज हो गया, गुड वन आगे चला गया और गुड टू पीछे आ गया, यहाँ पर भी गुड वन आगे गया और गुड टू पीछे आ गया इंक्रीज डिक्रीज की वजह से। अब बात करते हैं प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर की। तो प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर का मतलब है कंज्यूमर्स बिहेवियर इज इग्नोर्ड बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब है, एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस रिफर्स टू सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर विल प्रिफर मोर ऑफ ए कमोडिटी देन द कॉम्बिनेशन प्रोवाइडिंग लेसर कमोडिटीज। मतलब वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा, खरीदने की कोशिश करेगा जिसमें उसको ज्यादा कमोडिटी मिल रही है एज कंपेयर टू जिसमें उसको लेस कमोडिटी मिल रही है। यानी जिसमें उसको ज्यादा चीजें मिल रही हैं वो चीजें वो खरीदने की कोशिश करेगा। या फिर ए कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक इफ एंड ओनली इफ बिटवीन एनी टू बंडल्स द कंज्यूमर प्रिफर्स द bundles which has more of at least one of the goods and not less the other goods as compared to other
बंडल। एग्जाम्पल 9-8 और 9-7। तो 9-8 वाले को प्रिफर करेगा, 9-7 वाले को प्रिफर नहीं करेगा। यानी ज्यादा ज्यादा, जुपिटर का एड आता है ना, ज्यादा ज्यादा, जिसमें उसको ज्यादा मिलेगा जिस कॉम्बिनेशन में, वो वाला कॉम्बिनेशन वो प्रिफर करेगा। आप खुद सोचो, आप एक कंज्यूमर हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, आप क्या क्या करना चाहोगे? जिसमें ज्यादा चीजें मिलेंगी वो खरीदना चाहेंगे ना आप। indifference curve analysis. An indifference curve is the curve which represents all those combinations of two commodities which give same level of satisfaction to a consumer. Each point on indifference curve result represents same level of satisfaction. मतलब indifference curve वो है जो उन दो commodities का सेटिस्फेक्शन लेवल प्रेजेंट करता है जिनको कंजम्पशन से आपको दोनों में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। चाहे आप एप्पल खा लें या मैंगो खा लें, आपको दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यदि ऐसा है तो। या फिर आप कचौरी खाएं, समोसा खाएं, आलू बड़ा खाएं, दही बड़ा खाएं, आपको जिसमें भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन लेना है और उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है इंडिफरेंस कर्व की? इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ये नीचे की तरफ जाता है। इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन पे कॉन्वेक्स होता है। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी वो हमेशा पैरेलल चलेंगे। मैथमेटिकल टर्म है इंटरसेक्ट, आप ज्यादा समझते हैं। इट नेवर टचेस एनी एक्सेस, ये किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। अभी मैं इसका नीचे ग्राफ भी दिखाऊंगा सेकंड स्लाइड में। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, यदि आपका इंडिफरेंस कर्व ज्यादा है, इसका मतलब है कि उस कमोडिटी से आपको सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिल रहा है। जैसे आप ये समझ लिए, ये कर्व जा रहा है, ये जो ये लाइन जा रही है, ये है आपकी इंडिफरेंस कर्व, ये किसी एक्सिस को टच नहीं करेगी। ऐसे ही इसमें भी है, पर ये गलत है और ये सही है। देखिए, a level of utility is associated with each indifference curve. All combination of x and y above the curve are preferable to combinations along or below the curve. The individual is indifferent between all combination of x and y along the curve. All combination of below or curve are inferior. मतलब ये जो इसके ऊपर जा रहा है आप उसको प्रिफर करेंगे और इसके नीचे वाले को प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ की जो कमोडिटी है वो क्या है? इंफीरियर है। इंफीरियर गुड्स का मतलब वो उन गुड्स से होता है इनकम बढ़ने के साथ जिसका कंजम्पशन कम हो जाता है। जैसे पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने जमाने में ज्वार, बाजरा, मक्का, इनको वो लोग खाते थे जो गरीब होते थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था कि वो गेहूं या चावल खरीद सकें। वो लोग ज्वार, बाजरा, मक्का इनका इस्तेमाल किया करते थे। आज ये प्रीसियस गुड्स हैं, आज ये आदमी शौक से खाता है, लेकिन पहले ये चीजें इंफीरियर गुड्स में आया करती थी। इनको इनका कंजम्पशन लोग नहीं करते थे, ये स्टैंडर्ड गुड्स नहीं माने जाते थे। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर जो भी आएगा वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई करेगा, और इस पॉइंट के नीचे जो आएगा वो सेटिस्फेक्शन लेवल हाई नहीं करेगा। और ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ राइट में शिफ्ट होगा, कभी भी ये एक्सिस से टकराएगा नहीं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है। इट रिफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड्स टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। आप एक गुड्स की का कंजम्पशन कम कर रहे हैं और दूसरे गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो आप सेक्रीफाई कर रहे हैं पहले गुड्स से दूसरे गुड्स को पाने के लिए, वही क्या कहलाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। की पॉइंट्स क्या हैं? इसका फार्मूला है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मिसेस नहीं है, इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x।
मतलब y कमोडिटी का चेंज और x कमोडिटी का चेंज का रेशो। MRS इज नेवर कांस्टेंट, इट वेरीज ओवर द इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, पल पल आपकी इच्छाएं बदलती हैं, क्योंकि आपकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। आप कभी भी एक ही पॉइंट, आपका सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता है, लेवल चेंज होता है, रोज इच्छाओं और सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज होता है। MRS इज नेवर कांस्टेंट, as we move along indifference curve, MRS falls, also called diminishing marginal rate of substitution। पर जैसे जैसे हम MRS इंडिफरेंस कर्व में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे MRS कम होना शुरू हो जाता है, इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जैसे देखिए, आप एक रोटी खाते हैं, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, आपका सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है आपके लिए वो कम हो चुकी है, आपकी भूख मिटना शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे आपकी भूख मिटती जाएगी, तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी कम होता जाएगा, इसीलिए उसको बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो इस कर्व में देखिए, ये यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड y और यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ गुड x। यहाँ पर चेंज इन A to B, A से B में यदि आप आते हैं तो आपका चेंज इन y 60 to 40, A से B में 60 to 40 आ गए, और यहाँ पर कहाँ चले गए 10 से 20 में, तो ये रेशो निकाला 2/1 का। फिर B और C में वही चेंज 1/1 हर बार आपका जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो चेंज हो रहा है, सेम कहीं पर भी नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, पहले तो आप ये समझें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर कंज्यूमर ने जो पेमेंट दिया है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। मतलब आपने यदि कहीं पर 100 रुपए पेमेंट दिया तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो 100 रुपए के इक्वल है, 100 रुपए से कम नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था, आप मूवी देखने गए और बाहर निकले, बोले यार मुंह लटकाते हुए, अरे यार पैसे बिगड़ गए यार मेरे, तो क्या सड़ी फिल्म देखने आ गए। यहाँ पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, तो वो इंडिफरेंस कर्व यानी आप इक्विलिब्रियम पर नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं। पर आप मूवी देखने के बाद और मजा आ गया यार बाबा, क्या पैसे वसूल हो गए मेरे, तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब आपने जितना एक्सपेंस किया है उसमें आपको कोई पछतावा नहीं है, बल्कि आपको प्राउड फील हो रहा है कि बाबा मजा आ गया यार, मेरे को तो मजा आ गया, मेरा खरे नहीं यार, पैसे नहीं है खरे खर्च करना, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यूजिंग इंडिफरेंस कर्व कैसे निकालेंगे? तो वेयर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, जहां पर MRS XY और PX अपन PY, मतलब वही जो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा है बस, और कुछ नहीं है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दूसरी चीज बोल रहे हैं, द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जहां पर भी ये इक्वल आ रहा है वहां से आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन से। जैसे ये रहा, ये है आपकी बजट लाइन बी से ए में, एक मिनट, ये वाली जो लाइन है आपकी ये है बजट लाइन, ओ सॉरी वो ज्यादा आगे चला गया, ये आपका यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये बजट लाइन है, और ये है आपका इंडिफरेंस, ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। अब ये जो इस पॉइंट पर टकराया है ई पर, यही है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। यदि ये ऊपर है या फिर ये नीचे है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है। यहाँ पर आपको मजा नहीं आया, यहाँ पर आपको मजा नहीं आया, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ई वाला, यहाँ पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाईएस्ट है। आपने जितने पैसे खर्च किए हैं उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन
मिला है, आपका मजा कम नहीं हुआ है। ठीक है, अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। एनालिसिस, अब देखिए यूटिलिटी जो है किसी भी कमोडिटी, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसकी कुछ ना कुछ यूनिट है। जैसे आपने रनिंग की तो बोले आपने यार मैंने 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर रनिंग की। आपने दूध लिया तो उसको लीटर में मेजर कर लिया, कोई आइटम लिया किलो में कर लिया, सेंटीमीटर, मीटर, सेकंड, किसी में भी कर लिया। उसकी एक यूनिट है मेजरमेंट की। लेकिन आपको यूटिलिटी, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये आपने एक रोटी खाई तो आप क्या बोलोगे, मेरे को 5 किलो मजा आया, 10 किलो मजा आया, 3 फीट का मजा आया, मेरे को 6 फीट का मजा आया, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। तो सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने के लिए कुछ क्या है, यूनिट्स होना चाहिए। और उसी की बात अब हो रही है कि अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। एक अप्रोच में आप नंबर्स में काउंट करेंगे, उसकी यूनिट को यूटिल्स बोलेंगे, और दूसरे में आप जो मेजर करेंगे वो रैंकिंग करके करेंगे। तो कार्डिनल अप्रोच, इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज 1 2 3। यहाँ पर आप नंबर्स देते हैं, रैंकिंग देते हैं कि 1 2 3 क्या है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट अंडर दिस अप्रोच इज यूटिल्स। एग्जांपल, ए बास्केट ऑफ ऑरेंजेस ऑफर्स 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर। एक ऑरेंज का, संतरे का आप कंजम्पशन करते हैं एक बास्केट का, तो आपको 10 यूटिल्स कंजम्पशन वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑर्डिनल अप्रोच क्या करती है? इट वाज गिवन बाय एलन एंड हिक्स। इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आपका दिमाग क्या कहता है, यानी यहाँ पर आपको देना है रैंकिंग। तो ऑर्डिनल अप्रोच में रैंकिंग देना है और कॉर्डिनल अप्रोच में नंबर्स बताने हैं। यूटिल्स और कॉर्डिनल अप्रोच में है, और ऑर्डिनल में क्या है, प्रेफरेंस है, यानी रैंकिंग है कि आप किसको प्रिफर करेंगे। फिर कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि आपने जो टोटल कमोडिटी कंज्यूम की है, आपने 10 रोटियां खाई, 10 कचौरी खाई, 4 प्लेट पोहे खाए, 1 किलो जलेबी खाई, है ना, भर भर के आपने चाउमीन खाए, पास्ता खाया, तो उस टोटल कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए आपने एक कचौरी खाई, फिर दूसरी खाई, तो पहली कचौरी और दूसरी कचौरी के बीच का जो सेटिस्फेक्शन है वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी, और दोनों कचौरी का जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। आपने 6 कचौरी खाई, तो आप टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? 6 कचौरी का जो सेटिस्फेक्शन है वो प्लस कर दो, वो आपका टोटल यूटिलिटी हो गया। लेकिन जब मार्जिनल पे जाएंगे यार, तो मार्जिनल में आपको क्या करेंगे कि पहली कचौरी और दूसरी कचौरी का डिफरेंस, फिर दूसरी और तीसरी का डिफरेंस, फिर तीसरी और चौथी का डिफरेंस, फिर चौथी और पांचवी का डिफरेंस, फिर पांचवी और छठी का डिफरेंस। ये हर बार आप एक एडिशनल यूनिट पर डिफरेंस निकाल लेंगे, वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फार्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का TUN-1, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन समझते हैं हम। तो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ये यूनिट्स हैं, मतलब ये कमोडिटी की यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल यूटिलिटी, पहली कमोडिटी में 10, दूसरी में 18, तीसरी में 24। अच्छा, तीसरी में 24 का मतलब ये है कि 1 2 3 तीनों कमोडिटी का टोटल कितना हो रहा है, 24। जब आपने चौथी खाई तो टोटल मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों को मिला करके कितना सेटिस्फेक्शन है, 28 का। ऐसे ही मार्जिन में पहले में तो वही है, लेकिन दूसरे में जब जाएंगे तो 18 और 10 का डिफरेंस 8,
18 और 24 का डिफरेंस 6, 24 और 28 का डिफरेंस 4। इस तरीके से आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल करके यहाँ पर आप उसको प्रेजेंट कर देंगे। अब आप ये समझिए कि जैसे जैसे आपकी टोटल यूटिलिटी टीयू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपकी एमयू डिक्रीज हो रही है। पहला रिलेशन है कि आपका जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम पर होगी, तो वहां पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगा। जब रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है कि एज टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्लाइंस, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा। फिर दूसरा क्या है कि जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर होगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा। यानी आपका डाइट है 10 रोटी खाने का, आपने 10 रोटी खा ली, अब आप 11वीं खाते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। जैसे ही आपने 6 रोटियां खा ली, आपको सेटिस्फेक्शन वही 30-30 आया, पर आप माने नहीं, दलिद्रता दिखा दी आपने 7वीं रोटी भी खा ली क्योंकि पूड़ी बनी थी, पराठे बने थे, मजा आ रहा था खाने में। जैसे ही आपने खाया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो गया, यानी उस कमोडिटी का आपके लिए कोई यूज नहीं रहा, उस कमोडिटी का आपके लिए कोई यूज नहीं रहा। तो वो क्या हो गया, तो वो क्या कहलाया, वो क्या कहलाया, मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या कहलाया, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाया। अब जैसे ही आपने कंजम्पशन बढ़ा लिया, वैसे ही आपकी क्या हो गई, 28, 30 से 28 पे आ गया टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो गई। भैया दलिद्रता दिखाओगे यार, 10 रोटी खा सकते थे आप, और आपने 5 रोटी, 7वीं रोटी भी खा ली, तो उल्टी कर दोगे ना भाई, उल्टी निकल जाएगी आपकी, बाहर आ जाएगा, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो निगेटिव चली जाएगी। मजाक था, बस ये है कि आपका कोई यूटिलिटी नहीं रहेगा, बल्कि जो आपने खाया है वो भी आपको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका रिलेशन है कि जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम पे है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो गया। यही यहाँ पर लिखा हुआ है और यही ग्राफ है। मार्जिनल यूटिलिटी ये यहाँ मैक्सिमम पर है टोटल, देखिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर है तो मार्जिनल 0 पे है, फिर भी आप नहीं माने, कंज्यूमेशन बढ़ा दिया तो आपका यहाँ पर ये माइनस में चला गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कुल स्लाइड्स कितनी है, चलिए हम अब समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका निचोड़ है यहाँ पर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप खुद सिर्फ आपको ये सोचना है, अपने आप को कंज्यूमर समझो कि मैं किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ। ऊपर हमने जो पढ़ा है वो सारी चीजें रिपीट होंगी। This law states that as a consumer consumes more and more units of a specific commodity, utility from the successive unit, successive unit का मतलब है additional unit से, goes on diminishing। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हर नई कमोडिटी के कंजम्पशन से आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आपकी भूख मिटती चली जाएगी। एजम्पशन ऑफ LMD, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एजम्पशन है, बिना एजम्पशन की ये लॉ काम नहीं करेगा। इस लॉ को देने वाले हैं गोसेन, 1854 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो बहुत याद रखना, जहां भी आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे वहां पर उसका एजम्पशन लिखना आपको मस्ट है, कंपलसरी है। एजम्पशन क्या है, रेशनलिटी। रेशनलिटी मतलब कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमम यूटिलिटी, कंज्यूमर ये चाहता है कि मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले।
कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर परचेजिंग गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ये चेंजेस नहीं होना चाहिए। आप 10 रुपए दे रहे हो तो 10 रुपए के बराबर ही आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी फॉल्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स, जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, नो गैप टाइम, मतलब आपको लगातार कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक गिलास, एक कचौरी अभी खा ली, फिर एक कचौरी 1 घंटे बाद खा ली, फिर 2 घंटे बाद खा ली, ऐसा नहीं। लगातार एक सिटिंग में आप कितना कंज्यूम करते हैं वो कंपेयर करना है, अलग अलग कंपेयर नहीं करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। खाना खाने बैठे सब 10-15 पूड़ी मार दी, पराठे बने थे आलू के, मजा आ गया, दही मिल गया था, उसमें जीरावन डाल दिया था थोड़ा सा, एकदम सेटिस्फाइड, मजा आ गया यार, आज तो सूद दो। अब एक साथ जो आप खा लेंगे एक सेटिंग में, वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कंजम्पशन। इनकम, इनकम कंज्यूमर की सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज नहीं है, कंजम्पशन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। यानी आपको जैसे पानी पी रहे हैं तो एक एक चम्मच पी रहे हैं और बोल रहे हैं मेरी प्यास नहीं बुझ रही यार, तो दादा ग्लास में पियो, लोटे में पियो, है ना, बॉटल बॉटल में वो वाला नहीं समझना। स्टैंडर्ड यूनिट में आप कंजम्पशन करें तो आपको सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई करेगा, अदरवाइज लॉ अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, अब ये समझिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। इनका ये कहना है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का कि जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिस लेवल पर मिल जाए उनका आप रेशो निकाल लो, और वो आपने जो मनी स्पेंड की है उसके इक्वल होना चाहिए। MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, यानी कमोडिटी X का जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका जो प्राइस है X का, वो इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इक्वल टू है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दोनों इक्वल हैं। ये टू कमोडिटी का केस है, तो दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल, टू केसेस हैं। इन सिंगल कमोडिटी में क्या बनेगा? सिंपल मार्जिनल यूटिलिटी X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए आपने जो भी पेमेंट दिया है उसके बराबर सेटिस्फेक्शन है। और टू कमोडिटी केस में क्या होगा? दोनों के लिए जो आपने खर्चा किया है, दोनों कमोडिटी उनका जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर दो कमोडिटी केस आ गया, ये यहाँ पर और यहाँ पर। MUX इज इक्वल टू PX, 0 पॉइंट ऑफ सैचुरिटी, यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन फॉल होता है। तो ये सिंगल कमोडिटी का है और ये है डबल कमोडिटी का, कमोडिटी Y, कमोडिटी X, और यहाँ पर कंजम्पशन है X का और कंजम्पशन है Y का। तो यहाँ पर ये जो ये कांस्टेंट है, मनी कांस्टेंट है। आपकी इनकम 25 रुपए है और वो फिक्स है, आप कंजम्पशन बढ़ा या घटा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो कर्व, ये कर्व और ये कर्व जहां पर आके टकराए इस पॉइंट में, ये पॉइंट R है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस में। यहां से ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर का मैं एक और वीडियो बना के डालूंगा जिसमें नोट्स अलग होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम है। आप इसको एक बार देखें और एक बार वो वाला वीडियो भी देखें ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि शिकायत होती है कि ये जल्दी से समझ में नहीं आता। समझने का एक ही तरीका है, आप अपने आप को कंज्यूमर समझें और आप अब इमेजिन करें जो जो सिचुएशंस मैंने बोली हैं, कचौरी, समोसे, पोहे, जलेबी, ये सब खा खा के आप घर में रोटी खा करके, पूड़ी पराठे खा कर करके आप इस सिचुएशन को फील करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ से समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। आप
बने रहें वीडियो में। आप इसको पूरा कंप्लीट देखें, 2 से 3 बार देखें, जितनी बार मन है उतनी बार देखें। कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपके मैसेजेस लेने के लिए, रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लाइक, कमेंट and sharing videos. Thank you very much.